Hello, lords and ladies. Welcome back to Pop Culture Pandit. This is your third episode of Dunk and Egg, A Knight of the Seven Kingdoms book story. तो इस एपिसोड में इस स्टोरी का सबसे बड़ा टर्न आएगा और अचानक से ये स्टोरी एकदम उलट पुलट होने वाली है. तो दिल थाम के बैठिए. This is gonna be a ride. Let's get into this third episode of ECOT 7K. कुछ ही टाइम के बाद में डंक एंड एग आते हैं टूर्नी ग्राउंड्स पर और ये था टूर्नामेंट का पहला दिन. यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है और उनके बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि टूर्नामेंट के रूल्स क्या है. तो ये टूर्नामेंट रखी गई थी लॉर्ड एशफर्ड के बेटी के 13th नेम डे के लिए. लॉर्ड एशफर्ड ने 5 जाबाज नाइट्स को उनके बेटी का चैंपियन बनाया हुआ था और जो भी चैलेंजर्स है उनको उन 5 नाइट्स को हराना है. और सभी जाउस्टिंग मैचेस होने के बाद में जो भी 5 फाइनल विनर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि क्या लॉर्ड एशफर्ड के बेटी को वो फेयर मेड का किताब देंगे और क्या उसके सर पर वो क्राउन ऑफ लव एंड ब्यूटी को रखेंगे. इसी बीच में एग यहाँ पर ताना मारकर कहता है, सर डंकन, मुझे तो पक्का यकीन है कि अगर तुमने ये टूर्नामेंट जीत ली ना तो तुम लॉर्ड एशफर्ड के बेटी को नहीं बट तुम उस पपेट गर्ल टैंसल को जाके क्राउन ऑफ लव एंड ब्यूटी दोगे, है कि नहीं? ओए चुप, ज्यादा अगर बात की ना तो तुम्हारे कान के नीचे चमाट दूंगा. यहाँ पर यह फनी इंसिडेंट होता है और डंक एंड एग दोनों भी टूर्नामेंट देखने लग गए. एग तो एकदम छोटे होने की वजह से डंक ने उसे अपने कंधे पर उठा कर लिया था और दोनों एकदम अच्छे से टूर्नी देखने लग गए. वहां पर जैसे जैसे टूर्नी शुरू थी तो पता नहीं कैसे एग को सभी बड़े छोटे नाइट्स के नाम अच्छे से पता थे और वो सभी नाइट्स के नाम डंक को एक एक करके बताने लगा. वो देखो सर डंकन, दैट इज सर लियो टायरेल. ये ब्लैक आर्मर में जो है वो है वलार टारगेरियन. वो प्रिंस बेलोर टारगेरियन का बड़ा बेटा है. ऐसे और कई सारे अलग अलग नाइट्स के नाम सुनकर डंक भी शॉक्ड हो गया कि एग को इतने सारे नाइट्स कैसे पता, क्योंकि आफ्टर ऑल एग तो एक ऑर्फन बच्चा है, ऐसा ही डंक को लग रहा था. तो एक अनाथ ऑर्फन को वेस्टेरोस के सबसे बड़े बड़े नाइट्स के बारे में कैसे पता? जैसे ही डंक ये सब सोच ही रहा था कि इसी बीच शुरू हो गई टूर्नामेंट. एज आई सेड बिफोर, इस टूर्नामेंट में 5 जो भी चैंपियंस है लॉर्ड एशफर्ड के बेटी के, उनको अलग अलग लोगों को हराना है और जो आखिर में 5 चैंपियंस बनेंगे वही डिसाइड करेंगे कि लॉर्ड एशफर्ड के बेटी को क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी का किताब मिलेगा या फिर नहीं. तो शुरुआत में 5 जो चैंपियंस थे वो थे सर एंड्रू एशफर्ड, सर रॉबर्ट एशफर्ड, लॉर्ड लियो टायरेल, सर हम्फ्री हार्डिंग एंड लास्ट में प्रिंस वलार टारगेरियन. तो इसी के साथ साथ कुछ ही टाइम में ये टूर्नामेंट शुरू होती है एंड सबसे पहले हमें देखने मिलता है द बैटल ऑफ हम्फ्रीज. इस पहले बैटल में सर हम्फ्री हार्डिंग दूसरे एक हम्फ्री सर हम्फ्री बीसबरी के खिलाफ लड़ते हैं और ये बैटल आधे घंटे तक चली. देन कोई जाबाज सर रॉबिन रेसलिंग करके भी थे, उनकी भी एकदम तगड़ी फाइट हुई. ये सर रॉबिन काफी सब जगह पर मशहूर थे क्योंकि यही कुछ 5 साल पहले एक टूर्नामेंट में ही एक आंख में लेंस घुसने के वजह से ये सर रॉबिन रेसलिंग एक आंख से अंधे हुए थे, बट फिर भी आज भी वो अलग अलग जाउस्टिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसी कारण वो सब जगह पर पॉपुलर है. उनकी फाइट सर लियो टायरेल के साथ में होती है और इवन एक आंख होने के बावजूद सर रॉबिन रेसलिंग ने काफी टफ फाइट सर लियो टायरेल को दी, बट वो हारे और अपना काफी सारा सामान गवा बैठे. इसी में इवन बहुत ही खूबसूरत ब्लैक आर्मर में प्रिंस वलार टारगेरियन ने भी कुछ फाइट्स में पार्टिसिपेट किया, बट उसके खिलाफ जो भी नाइट फाइट करते थे वो थोड़ा सा फाइट करके सीधा यील्ड ही कर देते. एंड ये देख के एक को गुस्सा आता, उसने सीधा एक बार डंक को बता दिया कि वलार हाउस टारगेरियन का है, इसीलिए कई सारे नाइट्स उसके खिलाफ थोड़ा सा ठंडा लेते हैं और एकदम आसानी से हार मान लेते हैं, यील्ड कर देते हैं. एक की ये सब बार बार कंप्लेंट सुनकर डंक काफी इरिटेट हो जाता है और वो सीधा एक पर चिल्लाता है एक बार कि चुप हो जाओ, तुम ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप कंधे पर बैठ के तुम फाइट्स देखते रहो. ऐसे ही डंक एंड एग की कुछ ना कुछ गपशप शुरू हुई एंड इसी में आता है एक हंसने वाला नाइट, द लाफिंग स्टॉर्म, सर लाइनल बराथियन, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड.
ये भाई साहब जाउस्टिंग करते करते जोर जोर से बीच फाइट में ही हंस रहा था। पता नहीं इसे फाइटिंग करते करते इतनी क्या हंसी आती थी, बट वो सिर्फ हंसता ही नहीं, हंसते हंसते अपने ओपोनेंट्स को रुलाता भी है। एक बार तो इस लाफिंग स्टॉर्म ने हाउस स्वॉन के एक नाइट के हेलमेट का स्वॉन ही उड़ा दिया एंड ऑडियंस में किसी ने तो उसे जैसे ही कैच किया तो सभी लोग उसके नाम के जोर जोर से नारे लगाने लग गए। तो ऐसे ही कई सारे जाउस्टिंग के टूर्नामेंट के फाइटर्स एक एक करके आए और गए और डे के आखिर में आता है प्रिंस एरियन टारगेरियन, प्रिंस मेकार टारगेरियन का बेटा। अब प्रिंस एरियन को भी जो लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी के 5 चैंपियंस है उसमें से किसी न किसी को सिलेक्ट करना था और उसे चैलेंज करना था, और ऐसे ही वो अभी करने लगा। वो एक एक चैंपियन के सामने से धीरे धीरे करके जाने लगा और एक बार वो आता है वलार टारगेरियन के सामने, जो कि बेलोर का बेटा है एंड उसका ही कजिन भाई है। जैसे ही वो वहां पर रुका तो कुछ ही सेकंड्स के लिए सबके होश उड़ गए, क्योंकि सबको लगा क्या यहाँ पर टारगेरियन कजिन भाइयों में फाइट हो जाएगी। कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा वैसे ही रहा, बट प्रिंस एरियन ने प्रिंस वलार को सिलेक्ट नहीं किया। एरियन वहां से थोड़ा सा आगे गया एंड उसने सर हम्फ्री हार्डिंग को सिलेक्ट कर दिया। कुछ ही टाइम के बाद में दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं एंड जाउस्ट में अभी एक दूसरे को वो भिड़ने ही वाले थे एंड इसी दौरान पता नहीं एग को क्या हुआ, बट वो जोर जोर से सर हम्फ्री के सपोर्ट में चिल्लाने लग गया, कम ऑन सर हम्फ्री, किल हिम, वो आपके सामने है, उसे पीटो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। पूरे दिन में डंक एंड एग ने काफी सारे फाइट्स देखी, बट इतना गुस्से में, इतना जोश में एग को सपोर्ट करते हुए डंक ने अब तक देखा नहीं था। तो ये देख के डंक थोड़ा सा शॉक्ड हो गया एंड इसी में एग डंक के कंधों पर बैठकर अपना पैर इतने जोर से कसने लगा था कि डंक के भी गले पर अभी प्रेशर आने लगा। तो डंक उसको कुछ कहने ही वाला था कि इतने में वहां पर ट्रम्पेट का आवाज आया और सर हम्फ्री एंड प्रिंस एरियन टारगेरियन ने एक दूसरे की तरफ चार्ज किया। And boom! It was the most horrifying incident of the day in this tournament. इस जाउस्टिंग के फाइट में प्रिंस एरियन ने सर हम्फ्री के घोड़े में ही लैंस को घुसा दिया था एंड जैसे ही ये हुआ एशफोर्ड मीडो के इस टूर्नामेंट में से एक झटके में जान निकल गई। कमीने एरियन टारगेरियन के इस हॉरिबल हरकत के वजह से कई सारे औरतें, बच्चे और इवन लॉर्ड एशफोर्ड की बेटी रोने लग गई। वो सभी लोग एकदम डर गए क्योंकि उनके सामने मंजर था एक घोड़े का तड़पते तड़पते मरने का। वहां पर सर हम्फ्री हार्डिंग के ऊपर ही वो घोड़ा गिर गया था। सर हम्फ्री भी काफी तड़प रहे थे क्योंकि घोड़े की लाश उनके पैर पर आ गई थी और उनका पैर टूट गया, ऐसा ही समझो। इसी में उनका बेचारा हॉर्स काफी टाइम तक तड़पा एंड इवेंचुअली उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही ये सब हुआ तो क्विकली पूरी ऑडियंस डिस्पर्स होने लगी क्योंकि टूर्नामेंट का ये आखिरी ही फाइट, सब लोग वापस से अपने अपने जगहों पे जाने लग गए एंड इसी में डंक ने एग को अपने कंधे से नीचे उतारा एंड यहाँ पर एग ने एकदम गुस्से में कहा, सर डंकन, दैट एरियन मेंट टू डू इट। ये कोई हादसा नहीं था, उस कमीने ने जानबूझ के उस बेचारे घोड़े को मार दिया। एक की गुस्से आंखें देख के इवन डंक कुछ टाइम के लिए शॉक्ड रह गया एंड वो सोच में पड़ा कि एक नाइट ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक नाइट तो अच्छा इंसान होता है, वो कभी भी एक मासूम घोड़े को जानबूझ के तो नहीं मारेगा, तो एरियन ने ऐसा क्यों किया होगा। एनीवेज, ऐसे हॉरिबल सीन्स के बाद में शाम ढलने लग गई एंड एग का भी मूड काफी ऑफ है। ये देखकर डंक ने सोचा कि वो उसे वापस से पपेट शो दिखाने लेके जाएगा एंड एग एंड डंक दोनों भी जाते हैं पपेट शो देखने। बट यहाँ पर पपेट शो में अपना डंक भाई पपेट्स नहीं, वापस से वो देख रहा था टेंसेल को और दूसरे तरफ से टेंसेल भी उसे घूर रही थी। डंक एंड टेंसेल के बीच में चल रही थी बराबर से फ्लर्टिंग एंड इसी बीच एक बंदे का वहां पर आवाज आ गया, हेलो सर डंकन, कैसे हो? अब यहाँ पर पपेट शो क्या देख रहे हो? वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड ने जो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी है, चलो उस पार्टी में चलते हैं। ये क्या देखना है, आप आपके स्क्वायर को भी लेके चलो। तो रेमन फॉसोवे यहाँ पर डंक को एक किसी पार्टी में आने का इनवाइट देता है एंड डंक को असल में उस पार्टी में जाने का वैसे मन तो करता है, बट मनी मन उसे ऐसा लगता है
कि वो एक गरीब हेज नाइट है, वो कहाँ उस बड़े बड़े नाइट्स के पार्टी में जाएगा। तो इसीलिए डंक को लगता है कि वो यहाँ पर स्मॉल फोक में ही सही है और वो अपना अपना ये पपेट शो ही देखना चाहता है। यहीं पर रेमन और डंकन के बीच में और भी थोड़े कॉन्वर्सेशन होते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि सर हम्फ्री हार्डिंग एक्चुअली एरियन से नहीं हारे, बट एरियन भी उस फाइट में नहीं जीता एंड उस फाइट को ड्रॉ करा दिया। रेमन फॉसोवे डंकन को ये भी बताता है कि अभी जो कल का जो सेकेंड डे ऑफ टूर्नामेंट होगा, जिसमें डंकन भी अभी पार्टिसिपेट करने वाला है, उसमें सिर्फ 4 ही डिफेंडर्स होंगे, क्योंकि सर हम्फ्री हार्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से इस समय पर इंजर्ड हुए हैं और उनके पैरों पर अभी लॉर्ड एशफोर्ड का एक मेस्टर मलम पट्टी कर रहा है। जैसे ही और बातें होती है तो रेमन को भी समझता है कि डंकन उस बड़े पार्टी में आने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, बट रेमन कहता है वहां पे मत चलो, बट मेरे पैवेलियन में आओ, थोड़ा बहुत कप ऑफ वाइन मारो मेरे साथ और मस्त ऐश करो। यहाँ पर ये कितना टाइम तुम पपेट शो देखते रहोगे। डंक वैसे थोड़ा हिचकिचाता तो है, बट एग वहां पर सीधा उसे कहता है कि तुम चले जाओ। तो डंकन रेमन फॉसोवे के साथ में फॉसोवे पैवेलियन में चला गया। हाउस फॉसोवे के पैवेलियन में रेमन और डंकन काफी वाइन पीते पीते काफी गॉसिप करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एरियन टारगेरियन एक कमीना नाइट है और उसने किस तरीके से जानबूझ के उस घोड़े को मार गिराया। ऐसे कैसे नाइट्स होते हैं जो एक मासूम को मार गिराते हैं। ऐसे ही वो कुछ बातें करते हैं एंड इसी में रेमन डंकन को बताता है कि एरियन अपने पिता मेकार के सामने काफी भोला बनता है, बट उनके पीठ पीछे उनके गैर मौजूदगी में एक बहुत ही बड़ा शैतान है। डंक को यह काफी शॉकिंग लगा, क्योंकि उसे टारगेरियंस काफी अच्छे हैं ऐसे ही लगता है, एंड खास करके नाइट्स ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डंक का विश्वास ही नहीं बैठता। डंक के मुताबिक जो भी नाइट्स होते हैं वो ऑनरेबल ही होते हैं, बट उसने आज जो देखा वो उसके लिए काफी शॉकिंग रहा था। बट डंक यहाँ पर एक बात रेमन को जरूर बताता है कि सभी टारगेरियंस ऐसे नहीं होते। डंक रेमन को अच्छे से समझाता है कि उसे प्रिंस बेलॉर टारगेरियन हैंड ऑफ द किंग काफी ऑनरेबल लगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ उनके बीच में बातें होती ही रहती है कि इतने में वहां पर आ गया एग और वो चिल्लाया, सर डंकन वो उसे मार रहा है। एरियन एरियन पपेट गर्ल को वो हर्ट कर रहा है, चलो चलो यहां से जल्दी। डंक ने जैसे ही वो सुना तो वो एक के साथ में भागकर उस पैवेलियन से निकलने लगा एंड जाते जाते रेमन ने डंकन को समझाया कि वो एक टारगेरियन प्रिंस है तो जरा संभाल कर उससे पेश आओ। बट फिर भी डंक को कुछ अभी समझा नहीं था। डंक अपने छोटू एक के साथ में भाग गया सीधा पपेट शो के एरिया में। वहां पर डंक एंड एक जैसे ही पहुंचे तो उस पपेट शो के एरिया में काफी सारी भीड़ थी एंड उस भीड़ में तो वैसे काफी सन्नाटा था, बट एक लड़की की टैंसेल की चीखें सभी को सुनाई दे रही थी। डंक एंड एक सभी भीड़ में से आगे आते हैं एंड उन्हें दिखता है कि टैंसेल वहां पर चीख रही है, वो रो रही है। वहां पर कमीने एरियन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा था एंड उसने सभी के सामने डंकन कुछ रिएक्ट करे उसके पहले ही टैंसेल टू टॉल के 2 उंगलियों को तोड़ दिया। ये होते ही टैंसेल वहां पर जोर से चीख पड़ी एंड जैसे ही डंक ने वो देखा तो डंक मानो एकदम स्लो मोशन में एरियन के तरफ बढ़ने लगा एंड जैसे जैसे वो उसके तरफ जाने लगा तो 1-2 मेन एट आर्म्स ने डंक को रोकने के लिए काफी कोशिश की, बट डंक ने उन दोनों मेन एट आर्म्स को सीधा उठाकर फेंक दिया एंड कुछ ही पलों में डंक वाज इन फ्रंट ऑफ एरियन एंड डंक ने बिना सोचे समझे एरियन को जोर से पंच किया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो एरियन ने अपने डैगर निकालकर डंक को मारने की कोशिश की, बट नीचे थोड़े गिरे हुए एरियन के मुंह पर डंक ने एक जोर से किक मारा। ये सभी चीजें इतने क्विकली हुई थी कि किसी को कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ एंड इतने में वहां पर यही कुछ 10-12 मेन एट आर्म्स आ गए और उन्होंने डंक को जोर से पकड़ के रखा। अगर वो वहां पर डंक को नहीं पकड़ते तो मैं भी डंक वहीं पर एरियन को पीट पीट कर मार ही देता। ऑलमोस्ट 10 मेन एट आर्म्स कैसे तो करके डंक को पकड़ के रहते हैं एंड इसी में नीचे गिरा हुआ एरियन एकदम स्लोली उठता है, अपने मुंह से आने वाला खून साफ करता है एंड बिल्कुल गुस्सा नहीं होकर एक साइकोपाथ की तरह एकदम हीरोपंती दिखाकर पकड़े हुए डंक के सामने आके खड़ा रह गया और वो कहता है, आह
लगता है तुमने मेरे 2 दांतों को तोड़ दिया रे। अब तो सबके सामने मुझे तुम्हारे हर एक दांत को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टेबल बॉय तुम ही हो ना? अब तो मुझे तुझे टॉर्चर करना पड़ेगा। दांत तो तोड़ूंगा मैं तेरे। हाथ से मारा तो हाथ काटना पड़ेगा। पैर भी मारा तूने मेरे मुंह पे, पैर को काटना पड़ेगा। किस लिए किया रे ये सब तूने? इस 2 टके के रखे के लिए? इस रंड के लिए? ऐसा कह के हरामी एरियन डंक के सामने टैंसेल को जोर से किक करता है एंड वो चिल्लाया, ड्रैगन कभी हारते नहीं, ड्रैगन्स कभी मरते नहीं। सब कान खोल के सुन लो, जो भी ड्रैगन्स का इंसल्ट करेगा उसका यही हाल होगा। ड्रैगन्स का इंसल्ट यानी हाउस टारगेरियन का इंसल्ट। तो बेसिकली हुआ यह था कि टैंसेल के पपेट शो में दिखाया गया था कि किस तरीके से एक जाबाज नाइट ने एक ड्रैगन को मार गिराया, एंड यही चीज गलती से उस सन की पागल एरियन ने देख ली और उस पगले को वो पसंद नहीं आई, एंड इसीलिए उसने टैंसेल के पूरे पपेट शो के सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय किया, एंड इवेंचुअली टैंसेल के उसने दोनों फिंगर्स को ब्रेक कर दिया। आगे एरियन वापस चिल्लाया, अरे कोई हैमर लेके आओ रे जरा। अब सब तमाशा देख ही रहे हैं, तो इस सांड जैसे इस स्टेबल बॉय के दांतों को एक एक करके निकालता हूं मैं। एक मेनेटाम एक हैमर लेके एरियन के तरफ आ ही रहा था और वहां पर सभी के सामने डंक पर टॉर्चर होने ही वाला था कि इतने में एक वहां पर आवाज आई, नो डोंट हर्ट हिम। वहां पर आ गया था एग। डंक चिल्लाता है, एग चले जाओ यहां से, नहीं तो ये मेनेटाम्स तुम्हें भी हर्ट करेंगे। बट एग कहता है, नहीं सर, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे छुआ भी तो उनका पंगा मेरे पापा मेकार से होगा। लेट हिम गो आई सेड एरियन, लेट हिम गो। ये सुनते ही डंक के होश ही उड़ गए। उसे समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है। एंड दूसरे तरफ से इसी बीच में एरियन ने गुस्से में कहा, अरे यार, अबे हरामजादे बच्चे, तू कहां से आ टपका? और तेरे बाल कहां है बे? मैंने काट दिए क्योंकि मुझे तेरे तरह नहीं दिखना था। एग ने, या कहूं प्रिंस एगोन टारगेरियन ने ऐसा गुस्से में अपने ही बड़े भाई एरियन को गुस्से में जवाब दे दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया। आई नो इस एपिसोड को मैंने थोड़ा क्लिफ हैंगर पे आके छोड़ा है, बट दैट्स हाउ इट इज इन द बुक एज वेल। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक नॉवेला पर बेस्ड है, तो ये छोटा नॉवेला है, इट्स लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। तो अब तक के 3 एपिसोड्स में पूरे कहानी का सेटअप अच्छे से हो ही गया है। आपको विलन अभी पता चला ही होगा कौन होगा इस कहानी का, एंड द हीरोज तो हमें पता ही है कौन होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द 4th एपिसोड, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। 4th एपिसोड से जो भी अब तक बिल्डअप हुआ है उसका रेजोल्यूशन शुरू होगा, 5th में और चीजें रिजॉल्व होंगी, एंड 6th में ऑब्वियसली होगा फिनाले, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।